नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की सियासत में तीन बड़े सवाल इस वक्त चर्चा में हैं। पहला, दीपक प्रकाश के एमएलसी बनने के बाद क्या उनकी मंत्री पद की कुर्सी सच में सुरक्षित हो गई है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अभी बाकी है। दूसरा जो विषय होगा जिस पर आज हम बात करेंगे वो है गोपाल मंडल के विरोध किया तो मरवा देंगे वाले बयान पर। सम्राट चौधरी पर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी की सरकार चल रही है, अगर यहाँ विरोध हुआ तो वो कुछ भी करा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति में सनसनी मच गई है। आखिर उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है आज का वो है बांकीपुर के हार के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी का पूरा संगठन जो है वो भंग कर दिया है। तो क्या ये सिर्फ संगठन में बदलाव है या प्रशांत किशोर की चुनौती का जवाब है? एक एक कर सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचकवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग दीपक प्रकाश को लेकर बात कर लेते हैं। उनके एमएलसी बनने से फिलहाल उनकी मंत्री वाली कुर्सी पर संकट थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का केस अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि 20 मई को 6 महीने की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो है वो खत्म होने के बाद भी वो मंत्री कैसे बने रहे। 2001 के एसआर चौधरी केस में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि एक ही विधानसभा के कार्यकाल में बिना चुनाव जीते किसी को दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। अब कोर्ट ये देख सकता है कि दीपक प्रकाश की जो दोबारा नियुक्ति उस फैसले के हिसाब से जो है वो वैलिड थी या नहीं। एमएलसी बनने के बाद बर्खास्तगी का सवाल जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन 6 महीने बाद के उनके मंत्री पद और फैसलों का जो कोर्ट है वो बड़ा फैसला इस पर दे सकता है। और एमएलसी बनकर बच गए दीपक प्रकाश या अभी भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बाकी है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक दीपक प्रकाश की बात है, पहले तो मैं कहूँ कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल राहत भरी सांस ली और उनका जो इशू था वो सॉल्व हो गया। माँ, बेटे और खुद, ये तीनों, दो अपर हाउस के मेंबर हो गए और एक विधानसभा के मेंबर। तो खैर ये लगे हुए थे और ये बात अलग। अब आप जैसे सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह दीपक प्रकाश ने 6 महीने से अधिक तक का बिना कोई सदस्य रहे किसी भी सदन के, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इन पर ये लगाई थी और सुनवाई हुई थी, अभी सुनवाई होनी है, तो कोर्ट सुनवाई होनी। इसी बीच आपने देखा होगा कि आनंद फानंद में एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा लेकर उनको समायोजित कर दिया गया और जितना देवेश कुमार का टर्म बचा होगा वही टर्म दीपक प्रकाश का भी होगा। वो आने वाले दिनों की बात। मगर जहां तक सुप्रीम कोर्ट, आपका सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट करता है। मगर हाँ, जहां तक संवैधानिक जो संकट था फिलहाल कमा इसलिए कि राज्यपाल ने उन्हें उस कोटे से दिया जो विशिष्ट कोटा होता है, जिसमें साहित्य होता है, खेल होता है, चिकित्सा होता है, साइंस होता है। उस कोटे से उनको पत्रकार का मसला होता है दिया। वो जो हो, राज्यपाल का वो अपना विशेषाधिकार है, 12 सीट है उनके पास, 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। अब आपने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेती है कि भाई इन्हें आपने तो ज्यादा दिन रख दिया। देखिए, जो हम समझते, क्योंकि हम लॉ के ज्ञाता नहीं है, संविधान को थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके तहत अगर ऐसा भी होगा तो त्यागपत्र दिला के दोबारा उनको फिर शपथ दिला दी जा सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश आया। मगर मुझे नहीं लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट को सरकार बता देगी कि भाई हमने उनको अपर हाउस का मेंबर बना दिया है, अब वो एलिजिबल है मंत्री बने रहने के। तो ये मसला। मगर आपने देखा इस मसले को अगर थोड़ा बढ़ाएं तो आप शुरुआती दौर में 2025 से हमको बढ़ाएं, जब चुनाव की घोषणा हुई थी,
और महुआ से दीपक प्रकाश को लड़ाना चाहते थे और महुआ से वो सेट भी कर चुके थे। मगर एकाएक आपको याद होगा कि रामविलास पासवान, एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार को वहां से टिकट मिल गया, तो बहुत परेशान हुए। फिर बाद में बहुत तरीके बहुतों का विधान परिषद में सदस्यता हुई नहीं, मगर हाँ, क्यों मान लिए, क्यों एनडीए की सरकार या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चलना चाहती, ये एक अलग विषय है। इस विषय पर एक लंबी चर्चा बात हो सकती है। तो अब 6 महीना से अधिक का मामला राज्यपाल ने मनोनयन कर दिया, शांति हुई उनके घर में भी, और अब वो मंत्री का काम करेंगे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होता है। बिल्कुल सर, इसके अलावा गोपाल मंडल ने सम्राट चौधरी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को मरवा दिया जाएगा और उन्हें भी डर है कि विरोध करने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह से पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बांकीपुर में क्या नीतीश कुमार नहीं नहीं एक्टिव रहे, नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने, इसका असर क्या बांकीपुर में दिखा है, तो गोपाल मंडल का ये जवाब आया और ये दावा उन्होंने किया, राजनीतिक आरोप भी लगाया कि जिस तरह से सम्राट चौधरी की सरकार अभी चल रही है, ऐसे में विरोध करने पर मरवा दिया जाएगा। इसकी अभी स्वतंत्र पुष्टि तो सामने नहीं आया। ऐसे में असली सवाल जो सिर्फ बयान का नहीं है, बल्कि इसके पीछे जिस तरह की के एविडेंस और जिस तरह से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का है मेनली सवाल। और तो क्या गोपाल मंडल के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस जानकारी है? क्या सम्राट चौधरी या सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब अभी तक फिलहाल आया है? और क्या ये बयान सिर्फ सियासी हमला है या वाकई कोई गंभीर चिंता का विषय है कि विरोध किया तो मरवा देंगे? तो गोपाल मंडल के दावे में कितनी सच्चाई है, कितना सियासी आरोप है ये, जिस तरह से ये लगातार सामने आ रहा है, क्या बिहार में ऐसा सच में होता दिख रहा है क्या? देखिए, यहाँ तक गोपाल मंडल की बात है, गोपाल मंडल हमेशा अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं और थोड़ा थोड़े जहाँ भी कुछ बात होती है गोपाल मंडल को सामने आते हैं। गोपाल मंडल एक ऐसे कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं जहाँ गंगौर की संख्या बहुत है। वो भागलपुर के गोपालपुर का वो है जो 2005 से लगातार गोपाल मंडल जीते। हालांकि उनका नाम है नरेंद्र कुमार नीरज, वो गोपाल मंडल के नाम से बहुत जाने। आपने देखा कि उनके विवादों में किस तरह से वो रहते हैं, नीतीश कुमार के को भी मानते रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जब आरजेडी के पूर्व सांसद फूलो मंडल, जो अभी ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हें उस गोपालपुर से सीट देकर इन्हें काटा, ये निर्दलीय लड़े। मगर ये बयान, और आरजेडी के कद्दावर नेता रहे फूलो मंडल, उनको जेडीयू में शामिल कराकर उन्हें टिकट दिया गया, वो जीते और मंत्री बने, और उनके खिलाफ गोपाल मंडल ने निर्दलीय भूमिका निभाई। ये अलग इश्यू है। मगर गोपाल मंडल आखिर ये बयान जो आपने कहा क्यों दिया? देखिए, एक पॉलिटिकल खेमे में चर्चा है कि अब गोपाल मंडल आरजेडी जाना चाहते हैं और उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से भी हुई है, और वो बहुत दिनों के बाद पटना के विधानसभा के परिसर में देखे गए। और बयान जो उन्होंने सम्राट चौधरी पर दिया, सम्राट चौधरी पर उन्होंने कहा मत बुलवाइए, मरवा देंगे। यानी उनके बोलने का और जिस तरह से उनका हमेशा विवाद में रहे, आपने उनके विवादों को देखा है, सुना होगा। 2021 में तेजस राजधानी में क्या हुआ था, 2016 में भोजपुर जिले में एक डांसर के साथ वो नाचने लगे थे। इस तरह के तमाम मसले उनके आए, कुछ बोल देना। मगर मैं जो समझता हूँ, जो इलाका है वो गंगौर का है, और गोपाल मंडल की बड़ी अच्छी पकड़ है, और लगातार 5 से अभी तक वो 25 तक वो एमएलए रहे और अच्छी जीत दर्ज की है। तो गोपाल मंडल का जो मसला है वो पॉलिटिकल मंच अब खोज रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार उन्हें बैक नहीं कर सकेंगे, अपने पार्टी में ला नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके काज के रूप में गंगौर के बड़े नेता
बुलो मंडल को उन्होंने अपने में शामिल कर लिया है। तो अब गोपाल मंडल को चाहिए कि उन्हें एक ऐसा मंच मिले। भाजपा में जाएंगे नहीं, उसके अलावा कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस का वो पंच है नहीं इधर, तो वो आरजेडी की तरफ जाएंगे। और लालू की तारीफ भी की, आपको मैंने इस बयान में ही उन्होंने तारीफ की या अफसोस बताया कि जिस तरह लालू और तेजस्वी का घर हटाया गया और घर से उनको ये किया गया, उनकी सुरक्षा घटाई गई, ये बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय है। अगर नीतीश कुमार अपने पूरे फॉर्म में होते तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल शिफ्टिंग का पहला बयान है और वो पॉलिटिकल शिफ्ट करने के रास्ते में आ गए हैं। मुझे जानकारी है कि तेजस्वी यादव से बड़ी लंबी बातचीत हुई है और तेजस्वी यादव को भी इस एरिया में बुलो मंडल के काट के रूप में एक बड़ा गंदौर नेता, गंदौर जाति है जिसकी संख्या बहुत है यहाँ, तो उनको चाहिए। तो गोपाल मंडल के इस बयान को, जो सम्राट चौधरी के बयान को, वो मुझे लगता है कि नहीं होता है बोलते मतलब मत बोलिए मरवा देगा। ये एक ऐसा कोई बहुत गंभीर मसला मैं इसे नहीं मानता हूँ, नहीं बोलना चाहते होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात उभर कर आ गई है सामने कि वो आरजेडी की ओर रुख अपना कर चुके हैं। तो गोपाल मंडल है और गोपाल मंडल हमेशा विवादों में रहे हैं, विवादों में, बयान के विवादों में, और कभी कहीं कुछ बोल देना, कुछ कह देना, ये गोपाल मंडल का। मगर अंदर की बात ये है कि गोपाल मंडल अब एक नए पार्टी की तलाश में है और वो पार्टी उन्हें लगभग मिल चुकी है, वो है आरजेडी। बिल्कुल सर, आरजेडी की बात कर रहे हैं, गोपाल मंडल का आपने कहा कि वो शामिल हो सकते हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से आरजेडी की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का फैसला लिया है। जिला, प्रखंड, पंचायत से लेकर सभी प्रकोष्ठों की कमिटियां जो हैं वो भंग कर दी गई हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, और जिस तरह से बांकीपुर में आरजेडी का वोट शेयर तेजी से गिरा और प्रशांत किशोर की जीत ने विपक्ष के अंदर नई चुनौती खड़ा कर दी है, तो ऐसे में पार्टी के भीतर गुटबाजी की बात हो रही है, नेताओं की बयानबाजी भी चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह से शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र का भी बयान सामने आया, ऐसे में तेजस्वी के सामने सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि जनसुराज को भी रोकने की चुनौती है। तेजस्वी का पूरा जो संगठन है वो बदलने का फैसला आरजेडी में बदलाव या पीके की चुनौती का जवाब माना जा रहा है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? और तेजस्वी यादव आखिर अंदर के लोगों से परेशान है या बाहर, जिस तरह से हमने कहा कि एनडीए या जनसुराज से असली जो चुनौती है वो उनकी वो क्या है? देखिए, आरजेडी इन दिनों उनके संगठन में या इन दिनों उनके पार्टी के अंदर 25 के चुनाव से ही एक मरमरिंग है। और जिस तरह से पारिवारिक लड़ाई, जिस तरह से लोगों को निराश हुए इस चुनाव के परिणाम के बाद, तो उसके बाद आपने देखा हो कि राज्यसभा का चुनाव भी हुआ और जिस तरह से डील किया तेजस्वी यादव ने, 1 वोट से 2 वोट से आप वो 5वीं सीट भी गंवा दी है और उसके बाद बांकीपुर में आपकी जमानत जब्त हो गई। कहीं ना कहीं आरजेडी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स से परेशान है और जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं अपने पार्टी के, आपने देखा मृत्युंजय तिवारी पार्टी के चुनाव के मौके पर निकल गए, जो बड़े हार्डकोर आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, आरजेडी के मेंबर रहे। और अब जब भाई वीरेंद्र ने सार्वजनिक रूप से कह दिया, भाई वीरेंद्र सबसे पुराने आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और लालू की भी पसंद है, राबड़ी जी की भी पसंद है, तो कहीं ना कहीं जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कह दी, शक्ति यादव पर आरोप भी एक तरह से लगा दिया और संगठन की कमजोरी बता दी अभी ये, और लगा कि पार्टी में कुछ बवाल तो हो सकता है। और देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव स्केप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हल्के से ले रहे हैं। 2020 के तेजस्वी यादव अब अपने वर्कर में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि 2020 के तेजस्वी यादव एक यूथ आइकॉन थे और लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी थी नरेंद्र मोदी से अकेले और सबसे ज्यादा सीट लाया था उन्होंने, बड़ी पार्टी बने। तो पार्टी के अंदर जो नाम उभर कर आ रहे हैं
संजय यादव का नाम ऊपर करा रहे हैं, फिर शक्ति सिंह यादव का नाम उभर के आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में इस पार्टी को चला रहे हैं और और लोग इग्नोर हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि तेजस्वी लोगों से मिलते नहीं है, और तमाम बात हुई कि भाई अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, ये भी चर्चा चली, मगर एक्शन नहीं हुआ। लालू बीमार है, लालू कुछ बोल नहीं रहे हैं, रोहिणी बीच बीच में ट्वीट करके पार्टी को टम्बल कर रही है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को लगा कि कहीं 25 हमारे साथ हैं, और हमारा विपक्ष के नेता होने का अगर एक भी उसमें निकल जाएगा तो वो दर्जा खत्म हो जाएगा। और तेजस्वी यादव ने अवध देखा कि उन्होंने मीटिंग करके और शक्ति यादव के का भी कुछ पावर सीज किया, और देखते हैं कि अब पंचायत, प्रखंड और जिला के सारे कमेटियों को भंग करके अब देखते हैं वो नए कमेटी क्यों बनाते हैं। मगर जिस तरह से प्रशांत किशोर का जोड़ चला है, तो कहीं ना कहीं एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की तैयारी में, आगे क्या होगा मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि प्रशांत किशोर का जिस तरह से जीत का पब्लिसिटी हुआ, जिस तरह से जीत पर लगातार प्रशांत किशोर छाए रहे, अभी प्रशांत किशोर बॉम्बे जाकर मिले हैं अजीत पवार की पत्नी से, ये सारी बातें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और आपको नहीं लगा कि इस चुनाव में ये स्पष्ट हो गया, ये तो तेजस्वी यादव ने भी मान लिया होगा कि उनका यादव वोट और मुस्लिम वोट खिसक गया, करीब 30-32 हजार वोट उनका खिसका, और उनके पार्टी की जो विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे रेखा, उनकी जमानत जब्त हुई, जो कि पटना में आराम से विपक्षी सेकंड पोजीशन पर तो तेजस्वी आ ही जा रहे थे, मगर ये करारी हार वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मेरा जो MY समीकरण है वो कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए। इसके लिए तेजस्वी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और पूरे पार्टी को एक होकर लेके चलना पड़ेगा, जो अभी नहीं चल पा रहे हैं। अभी जो भी निर्णय है, अब आप ही बताइए कि किसी के यहाँ बहुत बड़ा चुनाव है और आप अमेरिका चले जाते हैं बीच में, आप विधानसभा नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक में मैसेज जा रहा है कि ही इज नॉट टेकिंग सीरियसली, पार्टी को बहुत सीरियसली टेकअप नहीं कर रहे हैं। और अगर अब नहीं टेकअप करेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, और एक बार जब गाड़ी छूट जाती है तो बहुत देर के बाद गाड़ी आप लौटाना भी चाहेंगे तो लौटना मुश्किल होगा। जिस तरह के छात्रों का आंदोलन है, जिस तरह से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कह रहा है कि प्रशांत किशोर छा जाएंगे, हो सकता है नहीं भी छा भी जाए, कोई पॉलिटिकल दूसरा रास्ता बनाए, मगर तेजस्वी यादव के सामने एक अब बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को अगर वो ट्रांसपेरेंट रूप में सब पार्टी के लोगों को, देखिए RJD में भी मैं जानता हूं कि कुछ ही लोगों की चल रही है, संजय यादव है, भोला यादव है, शक्ति सिंह यादव है, फिर और कुछ लोग हैं, बाकी लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। वहां अब्दुल बारी सिद्दीकी के ऐसे बहुत अनुभवी नेता है, लालू के करीब के नेता है, तो कम से कम अब अगर नहीं संभलेंगे, और ये देखिए अंदर अंदर आग खुल गई है। मैंने और भी लोगों को बताया, चैनल को बताया, आग धुआं क्यों उठ रहा है? धुआं उठता इसलिए देखिए आग लगी है, तो आग क्यों लगी है आप देखिए। आपका हार्डकोर आदमी छोड़ दिया, ठीक है, उसने अपने अपलिफ्टमेंट के लिए मृत्युंजय तिवारी ने छोड़ा, वो अलग बात है, चुनाव के सामने यानी एंड मौके पर छोड़ा, जबकि ब्राह्मण नाराज थे, बीजेपी ने समझा कि इनको लाएंगे तो ब्राह्मण समझ जाएगा, थोड़ा समझ जाएगा, वो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं किला किला ढहने की बात अगर आप कहती हैं, बीजेपी का तो किला ढहा ही, मगर RJD का भी किला ढहा है। RJD की हालत बहुत ही खराब हुई है इस चुनाव में, और आप पीछे से देखते जाइए धीरे धीरे 22 सीट जब आया था लालू प्रसाद को 2010 में, तब भी लालू यादव ने उस पार्टी को संभाल लिया था। फिर आगे बढ़कर वो नीतीश के साथ आकर वो अपने, अगर नीतीश साथ नहीं आते तो वो पार्टी आगे नहीं बढ़ती, ये भी तय था, जो 15 में 7 चुनाव लड़े थे। तो लालू यादव का करिश्माई नेतृत्व तेजस्वी यादव में नहीं है। लालू यादव हार्डकोर
बीजे आरजेडी के सुप्रीमो रहे, आरजेडी को बनाया है, आरजेडी के एक लालू यादव भी अब शांत हो गए। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को मेहनत करनी पड़ेगी और एक नए तरीके की जमीन बनानी पड़ेगी। और ये हताशा में लिया हुआ कदम है। क्यों नहीं पहले आपने लिया इस चीज को? क्यों नहीं पटना के इस चुनाव में आपने जब देखा कि बादल घिर रहे तो छतरी लगाने का ये काम हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी इस चर्चा पर क्या राय है और इस बातचीत पर जो भी कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।